हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसोलॉजी। सो गाइस, जब एक स्टूडेंट ड्रॉपर बनता है तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो होता है सिलेक्शन का। क्योंकि एक बच्चा जो ड्रॉपर स्टूडेंट बनता है तो उसको पता होता है कि उसको सिर्फ एक साल मिलने वाला है और उस एक साल के अंदर उसको आईआईटी का क्लियर करना है। बट यार, क्वेश्चन ये आता है, क्या उस एक साल के अंदर वो बच्चा आईआईटी क्लियर कर पाएगा कि नहीं। तो यार, आज के इस वीडियो में मैं तुमको प्रॉपर स्ट्रेटजी देने वाला हूं। अगर तुम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो तुम डेफिनेटली सिलेक्शन के टुवर्ड्स क्या पहुंचोगे। तो आज का ये वीडियो तुमको क्या है, बिल्कुल एंडिंग तक पूरा देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जब एक स्टूडेंट ड्रॉपर बनता है तो वो कब ड्रॉपर बनता है। तो देखो, उसके दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि एक बच्चे ने तैयारी किया था 11th-12th में, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो क्या है, ड्रॉपर बना। और दूसरा केस वो होता है उस बच्चे ने क्या है, 11th-12th में तैयारी नहीं करी है और वो डायरेक्टली आफ्टर 12th क्या है, तैयारी कर रहा है। अब इनमें से कोई भी सिचुएशन तुम्हारी हो, लेकिन दोनों का जो पर्पज है वो सिर्फ एक ही है, वो है सिलेक्शन, कि यार सिलेक्शन हो जाए। अब जिस बच्चे ने तैयारी किया हुआ था 11th और 12th में, उसको देखो क्या करना है, उसको अपने रिवीजन की तरफ फोकस करना है। जो एक साल मिल रहा है उस बच्चे को सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। और जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है उसको अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। जो भी कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जो भी बैचेस में चल रहा है, उसको प्रॉपर वे में कवर करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये तो बेसिक बात हो गई कि भाई ऐसे ऐसे करना है, लेकिन इसके अलावा एक ड्रॉपर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर तुम एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो तुमको पता तो ये अच्छे से कि तुम्हारे पास सिर्फ एक साल है जहां तुम उस साल तैयारी करके आईआईटी में जा सकते हो। तो अब ऐसा क्या करें। तो देखो, सबसे पहली चीज जो तुमको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है, अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लो। अगर अभी तक तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सिलेबस को डाउनलोड नहीं किया है तो सिलेबस को सबसे पहले क्या है, डाउनलोड कर लो। सिलेबस के बाद अपने एग्जाम पैटर्न को देख लो। अगर तुमको अभी तक नहीं पता है एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है तो एटलीस्ट एग्जाम पैटर्न का जो वीडियो है वो जाकर चैनल पे क्या है, देख लो। ये दो बेसिक चीजें हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, फॉर सिलेबस एंड फॉर एग्जाम पैटर्न। अगर तुमको पता है कि भाई सिलेबस क्या आने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको क्या तैयारी करना है। अब देखो, जो भी तुम्हारी कोचिंग क्लासेस की टाइमिंग हो, कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमको सिर्फ एक चीज ये कह रहा हूं कि तुम अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 6 आवर्स का टाइम निकालिए। आप क्या करो, 6 आवर्स डेली अपनी तरफ से पढ़ना स्टार्ट करिए। 2 घंटे फिजिक्स के लिए दो, 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए दो और 2 घंटे मैथ के लिए दो। एक चीज ये जरूर ध्यान रखना, जो ये 2 घंटे की टाइम है इसमें आपको पढ़ना है, लिखना नहीं है। काफी बच्चे क्या कहते हैं कि लिख लिख के हम पढ़ते हैं या कान में लीड लगा के पढ़ते हैं। तो यार, अगर तुम कान में लीड लगा के पढ़ रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे माइंड में सब चीज आती जा रही है, तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम एटलीस्ट तुमको एक काम ये करना है, एक प्रॉपर वे में जिस तरीके से तुम क्लास में बैठे होते हो और क्लास में टाइमिंग दे रहे होते हो उसी तरीके से घर पर टाइमिंग दो। अगर तुमको मोबाइल चलाना है या गाना सुनना है उसके लिए एक सेपरेट टाइमिंग रखो। इसलिए मैंने तुमसे सिर्फ कहा, सिर्फ तुमको क्या 6 घंटे देना है, लेकिन रेगुलर वे में देना है। जब आपको ये टाइम देते देते 1 महीने हो जाए तो उस 1 महीने के एंड में जितना भी आपने पढ़ लिया है, फिजिक्स में जो भी पढ़ लिया है, केमिस्ट्री में जो भी पढ़ लिया है, मैथ्स में जो भी पढ़ लिया है, उस सबका एक क्या है, टेस्ट पेपर देखो। तो देखो, मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो आपके लिए क्या चैप्टर वाइज आती हैं। और उन चैप्टर वाइज बुक्स में एक तुम्हारा जो सेल्फ असेसमेंट पेपर होता है वो क्या है, चैप्टर वाइज लगा रहता है। तो उस सेल्फ असेसमेंट पेपर के जरिए आप ये चेक करो कि जो आपने तैयारी किया था 1 महीने के अंदर उसका कितना लेवल आया, कितनी आपकी परफॉर्मेंस रही। अगर अपनी परफॉर्मेंस को आप बार बार चेक करोगे तो उससे ये आप चेक कर पाओ कि आप कितना पानी में हो, आप सिलेक्शन के कितने करीब हो और या फिर कितना सिलेक्शन से दूर हो। अगर सिलेक्शन से दूर होते हुए दिख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको और अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। देखो, एक चीज तुम में से काफी बच्चे यही कहते हैं कि सर, जो टाइम होता है वो बहुत कम मिल पाता है, टाइम की सबसे ज्यादा शॉर्टेज रहती है। तो बेटा, एक बात मैं तुमसे इतना ही कहूंगा, टाइम उन्हीं के लिए कम पड़ता है
जो अपना टाइम किसी और चीज में वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर तुम पढ़ने के लिए गए हो तो तुमको पता है कि भाई 5 से 6 घंटे का कोचिंग हो गया तुम्हारा, फिर 6 घंटे का तुम्हारा सेल्फ स्टडी होगा, तो भाई तुमको 12 घंटे देना पड़ेगा। 6-7 घंटे तुम सो लो, बचे 4-5 घंटे उसमें तो अपना खाना खा लो, कहीं घूमने जाना है वहां घूम के चले आओ, वो सब चीजें कर लो। तो ये चीज तुमको क्या करना पड़ेगा। अब देखो, जब तुम अपनी परफॉर्मेंस चेक करो और इसके साथ में एक काम ये करो, एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लो। किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अब टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि आप क्या बार बार पेपर दोगे। जब आप बार बार पेपर दोगे तो आपके सामने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन का सोल्यूशन करो। अगर जैसे मानो तुमने क्या है, एक कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज दिया, अब टेस्ट सीरीज देने के बाद इन केस तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। मार्क्स कम आ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका सोल्यूशन देख के समझो। और अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो जो भी आपकी कोचिंग में फैकल्टी है उनसे जाके क्वेश्चंस को पूछो। हो सकता है कि यार कोचिंग सेंटर में क्या होता है, कई बार बहुत सारे बच्चे होते हैं, फैकल्टी क्या मना कर देती है कि भाई बाद में आना, कल आना, परसों आना। तो यार थोड़ा पेशेंस रखो, कल जाओ परसों जाओ, लेकिन पूछो। अगर आप बार बार जाओगे तो यार ऐसा नहीं कि भाई कोई फैकल्टी तुमको बार बार मना ही करती जाएगी। तो इसलिए अपने उन क्वेश्चंस को क्या है जरूर करो। और जब आप अपने चैप्टर वाइज सारे डाउट्स क्लियर करते जाएंगे, अपनी टेस्ट सीरीज को देते जाएंगे, तो जो परफॉर्मेंस होगी वो तुम्हारी डे बाय डे क्या है इंप्रूव होती जाएगी। और देखो, कोई भी जो सफलता होती है वो सिर्फ सिंगल डे में नहीं मिलती है, उसकी तुमको क्या हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर तुमको हार्डवर्क से डर लगता है तो वही तुम्हारे लिए एग्जाम ही नहीं है। तो तुम अच्छे से समझ लो, अगर तुम एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे लाखों की संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सीट्स कम है, तो उन सीट्स पर कौन आएगा। उन सीट्स पर वही बच्चा लिया जाएगा जो सबसे बेस्ट होगा। तो तुमको उन बेस्ट के अंदर आना है। तुमको पता होना चाहिए कि भाई 3 लाख से अधिक कैंडिडेट हैं सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में, जो 90% से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं। तो भाई ऑल ओवर इंडिया में न जाने कितने बोर्ड हैं, उन सारे बोर्ड को अगर मिला दें तो भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो 90% से ज्यादा लाते हैं। तो अगर तुम ये सोचते हो कि भाई तुम्हारा 12th का परसेंटेज या 10th का परसेंटेज बहुत अच्छा था इसलिए तुम्हारा आईटी निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, 10th 12th में मैथ किया वहां तुम्हारा परसेंट आ गया। अगर यहाँ मैथ की होगी आईआईटी जेई एग्जाम के लिए, तो तुम्हारा क्या है, आईआईटी जेई का मेंस और एडवांस का पेपर क्या है इजीली क्रैक हो जाएगा। और अगर अब मैथ नहीं करोगे तो फिर तुम कहीं ना कहीं क्या पीछे रह जाओगे। तो इसलिए जरूरत है तुमको अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की, अपने चैप्टर वाइज अपने आप को जज करने का। और जो तुमको मैं लास्ट थिंग कहूंगा वो मैं कहूंगा तुमसे सैंपल पेपर। जो मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर अवेलेबल है, तो तुम एक काम ये भी कर सकते हो, एक सैंपल पेपर भी ले सकते हो। सिलेबस अपनी जगह चल रहा है उसको चलने दो, लेकिन सैंपल पेपर को करते जाओ। क्यों करते जाओ, क्योंकि ये यार तुमको पता है कि तुमने 11th पढ़ा है, तुमने 12th पढ़ा है, और 11th 12th पढ़ने के बाद तुम ड्रॉपर में आए हो, तो इसका तुमको 11th और 12th का तो आता है। कुछ चीजें तुमको सैंपल पेपर में प्रॉब्लम करेंगी, तो यार उनको प्रॉब्लम करने दो ना। सैंपल पेपर को सॉल्व करो, जो चीजें नहीं आ रही है उसका सोल्यूशन देखो, सैंपल पेपर का सोल्यूशन देख के चीजों को समझो। और यार एटलीस्ट तुम कम से कम, मैं तुमसे ये कहूंगा कि एक साल में तुमको कम से कम क्या है 20 सैंपल पेपर करने हैं, और उन 20 सैंपल पेपर को मल्टीपल टाइम्स करना है। कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर डालो, 3 से 4 बार रिवीजन कर डालो उन्हीं सैंपल पेपर का। तो अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे अंदर क्या है, जो ग्रोथ होगी वो तुमको दिखाई देगी। और अपना टारगेट बनाओ कि भाई वीक में तुमको कम से कम एक बार एक सैंपल पेपर जरूर और जरूर करना है। जब आप 1 मंथ करोगे तो तुम्हारे क्या 4 सैंपल पेपर होंगे। जब आप 5 मंथ करोगे तो आपके क्या 20 सैंपल पेपर होंगे। फिर उसके बाद आप क्या करना, 1 मंथ में 2 सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर देना। तो 1 मंथ में 8 सैंपल पेपर हो जाएंगे, 2 मंथ में आपके 16 हो जाएंगे, 3 मंथ में आपके जो है 24 हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ 20 करने हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुछ टाइम आपका क्या है बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या आप 3 सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर देना, मतलब उन्हीं सैंपल पेपर करो, बार बार करो। ये चेक करो कि भाई जब आपने फर्स्ट टाइम किया था तो कितने मार्क्स आए थे, सेकंड टाइम किया तो कितने मार्क्स आए, थर्ड टाइम किया तो कितने मार्क्स आए। और जब ऐसा करोगे तो उनके जो कॉन्सेप्ट होंगे सारे वो आपके माइंड में क्या छप जाएंगे, और उसके बेसिस पे आप काफी अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। तो अगर डॉपर बच्चे ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनके 100% सिलेक्शन के चांसेस हैं। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग योर एग्जाम पैटर्न, एनीथिंग अबाउट योर आईटीजी एग्जाम, तो हमने तुम्हारे लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर
IIT जेईई के रिगार्डिंग सारे वीडियोस देख के और लेक्चर्स को देख के अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। और तुम्हारी सफलता के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन दबा देना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।